So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ and this is संदीप भैया फ्रॉम IIT गुवाहाटी। एंड गाइस सीसैप राउंड 1 का रिजल्ट आज शाम को 5 बजे ही आ गया था एंड आई होप कि आप सारे लोग क्या कर चुके होंगे, चेक कर चुके होंगे। एंड जिनको भी सीट अलॉट हो गई, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में बताना, क्या जोसा की तुलना में सीसैप में कट ऑफ लो जाता है कि नहीं जाता है? क्या तुम्हें फील हुआ जोसा में कट ऑफ क्या था और सीसैप में क्या आ गया? ये अगर तुम्हें फील हुआ हो ना, तुम्हें लग रहा हो कि हाँ ये बंदा सही चिल्लाता है, सही बोलता है यार, बिल्कुल फायदा हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। हालांकि अभी भी जिनको सीट नहीं मिला होगा उनको जरूर लग रहा होगा कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा है। और मैं आपके बात से सहमत हूं कि जब तक हम मतलब जब तक उसका इंपैक्ट हम पे नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया पर भले पड़ जाए, मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यार फायदा होता है। जोसा से काफी फायदा होता है, सीसा में बात मैं मान जा समझता हूं। लेकिन चलो पहले हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को है। पहला कि भैया जिनको सीट मिला है उन्हें क्या करना है, जिनको सीट नहीं मिला है उनको क्या करना है, कट ऑफ कैसी रही, डाउन जा रही है, अप जा रही है, हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, और राउंड 2 में लगभग लगभग क्या पॉसिबिलिटी रहने की संभावना है। और सारा का सारा जो गेम चेंजर राउंड है इस बार, वो है राउंड 3। और तुम देखना गेम पलट जाएगा, गेम है ना, देखेंगे। वो भी वक्त आएगा जिसमें हमें देखना है कि भाई राउंड 3 में इस बार क्या नया होने वाला है। जो भी होगा वी विल डिस्कस हियर, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है कि आगे किस राउंड तक एडमिशन होने की संभावना है और जिनको सीट मिल गया है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आई होप आप क्या किए होंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल होगा जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं बहुत देर से खोल के रखा हूं इसलिए मेरा सेशन एक्सपायर हो गया है। मैं अभी क्या करता हूं, इस पर थोड़ा सा फिर से एक बार लॉग इन कर लेता हूं। ओके, तो चलो लेट मी लॉग इन हियर। अब जैसे ही लॉग इन करेंगे आप, ऐसा कुछ आपके सामने एक पोर्टल आएगा। अब इस ये चारों चीजें हमें कंप्लीट करना जरूरी है। पहला, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है क्योंकि हम लोगों ने इसका रिजल्ट देख लिया है। दूसरा जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विलिंगनेस सबमिट करना। तीसरा, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चौथा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस या फिर इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज छोड़ते हैं तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, आपका सीट कैंसिल हो सकता है, आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तो ये आपको चारों के चारों स्टेप करने हैं। अब देखो सिंपल लॉजिक है। देखो कितने तरीके के लोग होंगे सीसैप में, अगर मैं बात करूं तो सीसैप में अभी राउंड 1 के रिजल्ट के बाद कौन किस टाइप के लोग निकल के आएंगे। पहले तो वो स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। दूसरे वो स्टूडेंट हैं, यस, जिनको सीट अलॉटेड है। ये तीसरे वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनको जोसा वाली ही सीट अलॉट हुई है, मतलब नया कुछ अलॉट नहीं हुआ है, जोसा वाली ही सीट अभी भी इनको क्या है, रिटेन है। तो बस यही 3 तरीके के लोग होंगे जिन, और आप कौन से कैटेगरी में आते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कुछ नया मिला हो तो आप जरूर लिखिएगा किस रैंक पर मिला है, ये भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि हाँ भैया फायदा तो होता है। देखो इतनी सारी जनता को मिल रही है तो हमें भी मिला होता अगर हम सीसा में बैठे होते। तो सीसे एक बहुत ही गेम चेंजिंग राउंड होता है जिसने हमेशा ही गेम चेंज किया है। बैठने में फायदा ही फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और जिनको फायदा नहीं हुआ है उनके पीछे का रीजन ये रहा है कि उनकी रैंक या तो बड़ी लो थी या फिर उनको काउंसलिंग कराना ही नहीं आया, काउंसलिंग करने ही नहीं आया, उनको चॉइस फिलिंग आता ही नहीं था, उन्होंने ढंग से रिसर्च ही नहीं किया। हालांकि नुकसान उनका जरूर हो जाएगा जो इस खेल में या जो इस गेम में एक्सपर्ट नहीं है। अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो रिसर्च करके एक्सपर्ट बनो, और अगर एक्सपर्ट हो तो फायदा उठा के जाओगे, नुकसान नहीं होगा। जहां तक मेरा अब तक का आइडिया रहा, जहां जहां तक मेरा अब तक का जो तजुर्बा रहा है वो यही बोलता है। अब सबसे पहले रिजल्ट देखने के बाद आपको एक इनिशियल सीट इंटीमेशन स्लिप इसको प्रिंट कर लेनी है, सबसे लास्ट में पहुंचना है, इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट के बाद विलिंगनेस सबमिशन की बात आएगी, आपको 5 विलिंगनेस दिखेंगे, है ना, इसमें से कोई एक ही चूज कर सकते हो आप। अब क्या चूज करना है ये बहुत जरूरी है, अगर ढंग से चूज नहीं करोगे तो आप अपनी सीट भी खो सकते हो और काउंसलिंग में आपका नुकसान भी हो सकता है, और जो आपने 40,000 रुपए सीसेप को लगाए हैं वो भी आपका यूं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब पहले सारे ऑप्शन कायदे के साथ समझिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या चूज करने में हमें फायदा है। ये 3 ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है जो पहले भी जोसा में थे। पहला फ्लोट का, दूसरा स्लाइड का, तीसरा फ्रीज का। और अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस देना पड़ेगा। जैसे देखो अभी मैंने क्लिक किया इस पर तो एक खट से उसी को ले लिया, लेकिन नहीं,
इन तीनों में से अगर आप कोई भी चूज करोगे, किसी पर भी क्लिक करोगे तो चूज हो जाएगा, आईडी पासवर्ड मांगेगा एंड सो ऑन सो ऑन, है ना। तो अगर आप इनमें से कोई भी चूज करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना पड़ेगा 35,000। अच्छा, अगर उसके अलावा इन दोनों को चूज करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस नहीं देना पड़ेगा। इनमें से कोई भी तीनों में से चूज करके अगर आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस देते हो तो जो सीट आपको मिली हुई है वो सीट आपकी बची रहेगी। अगर आगे कोई उससे बेहतर मिलता है तो ये सीट हटा के उसे दिया जाएगा, और अगर आगे कुछ बेहतर नहीं मिलता है तो ये सीट आपके हाथ में हमेशा रहेगा। अगर इनमें से दो कोई चूज करते हो, दोनों में से कोई चूज करते हो, तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी ये सीट, आप इस सीट को लेने में इच्छुक ही नहीं है, ये सीट आपकी कैंसिल कर दिया जाए, और आप आगे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये डिपेंड करेगा क्या चूज कर रहे हैं। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का मतलब क्या है। देखो, फ्लोट कैंडिडेट ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है और आगे जाना चाह रहा है। जैसे अभी देखो इस बच्चे को क्या मिला है, ध्यान से देखना। इस बच्चे की रैंक थी 73,468। इसको क्या मिला है, वीआईसीडी में ट्रिपल आईटी बड़ौदा इंटरनेशनल कैंपस में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला हुआ है। एकदम सिंपल लॉजिक। कौन से नंबर का चॉइस मिला है, 219 नंबर का चॉइस मिला है। अब फॉर एग्जांपल अपन लोग मान लेते हैं इस बच्चे की चॉइस नंबर 1A है, और इसने टोटल 250 चॉइसेस कर रखी थी, इसको 219 नंबर की चॉइस मिला। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको जो मॉक में अलॉट किया था या तो वही अलॉट कर दिया है या फिर उसके नीचे की चॉइस अलॉट किया है। अभी तक तो कोई ऐसा बच्चा मेरे सामने नहीं निकला जिसको मॉक में अलॉट हुआ था और उससे बेहतर अभी अलॉट हो गया हो, है ना। जनरली होता भी यही है कि जो मॉक में अलॉट हुआ होता है वही लास्ट तक जाते जाते पहुंच जाता है वहां तक, या फिर उसी के आसपास, हो सकता है उसके नीचे ही रह जाए। अब 1 से लेके 219 के बीच में अब बच्ची चाहती है कि भैया 219 वाला मेरे को मिल गया। अब इसने टोटल 250 चॉइस फिलिंग करी थी, तो जो चॉइस आपको मिल जाए आप ये समझ लेना कि उसके नीचे की चॉइस का आप कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके नीचे की कोई भी चॉइस आपको अलॉट होगी ही नहीं, आपका कर्सर इसके नीचे जाएगा ही नहीं। इसीलिए जो बोला जाता है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़िए, जो भी बढ़िया चॉइस हो ऊपर हो और उससे खराब वाला ही उससे नीचे हो, मोस्ट प्रॉब्ली इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो अब इनकी कहानी खत्म। अब 219 से ऊपर वालों की बात करते हैं। अब अगर बच्ची चाहती है कि भैया मैं ये चाह रही हूं कि मैं अगले राउंड में, क्योंकि राउंड 1 तो हो गया, राउंड 2 भी अभी होने वाला है, राउंड 3 अभी आगे चल के होगा, तो बच्ची चाह रही है कि भैया मैं अगले राउंड में जाना चाह रही हूं, लेकिन अगर अगले राउंड में कोई सीट मिलता है तब तो ठीक है, अगर कोई सीट नहीं मिले तो 219 वाली सीट मेरी जो है वो बची रहे, तो उस केस में उसको फ्लोट चूज करना होगा। फ्लोट चूज करना होगा। फ्लोट चूज करेगी तो क्या होगा, 1 से लेके 218 तक की चॉइसेस में से कोई भी इसको अलॉट अगर होता है तो ये 219 वाली चॉइस हट के 218 या उसके ऊपर वाली चॉइस बन जाएगी, और अगर नहीं अलॉट होता है तो वाली चॉइस रिटर्न रहेगी। ऐसे केस में आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देना है और साथ ही साथ क्या मारना है, फ्लोट मारना है, एकदम सिंपल। दूसरा, अब बात करते हैं फ्रीज क्या है। फ्रीज ये है कि, अच्छा फ्रीज ये है, फ्रीज क्या है, फ्रीज ये है कि जैसे मान लो इसको 219 नंबर की चॉइस मिली है, अब इसको लग रहा है नहीं भैया बस वीआईसीडी बेस्ट है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वीआईसीडी ही चाहिए, मैं अगले राउंड में जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं राउंड 2 राउंड 3 में खेलना ही नहीं चाह रहा हूं, मेरे को वीआईसीडी ही चाहिए, मेरे को बेस्ट है यही दे दो, तो उस केस में बच्चे को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना चाहिए, है ना। अच्छा, कई बार फ्रीज करना मजबूरी भी हो जाता है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको वीआईसीडी मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स, पता चला किसी ने ऊपर डाल दिया था, मान लेते हैं किसी ने ऊपर डाल दिया था जेएनयू की इलेक्ट्रॉनिक्स, बाद में इसको पता चला कि नहीं नहीं मैं जेएनयू में नहीं जाऊंगी, मैं ट्रिपल आईटी में जाऊंगी, लेकिन जेएनयू की इलेक्ट्रॉनिक्स तो भैया पड़ गई ऊपर, अब क्या करें। तो उस केस में डर ये है कि यार अगर अगर ऐसा कहीं ना हो कि 219 से हमारा कर्सर उठे और सीधे जेएनयू अलॉट कर दे अगले राउंड में, अभी कैसे पता चलेगा कि वही अलॉट होगा कि नहीं, वो तो कट ऑफ देख के, कट ऑफ के एनालिसिस से पता चल जाएगा। अब जब बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि इसके ऊपर में कुछ और नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऊपर जेएनयू मिल रहा है या फिर एक आध और मिल सकता है, तो उस केस में बच्चा क्या कर लेता है, डर के मारे फ्रीज कर लेता है, और यही दिक्कत हो जाती है। अगर बढ़िया से चॉइस फिलिंग करता तो ये दिक्कत नहीं आती है ना, तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है ना। तो फ्लोट वाली जो सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब ये है कि आप बस यही चॉइस चाह रहे हो और आप फ्रीज करके इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देके आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वेट करोगे, सिंपल, आपका एडमिशन यही खत्म। तीसरा क्या है, फ्लोट।
फ्लोट का मतलब ये है कि हम सेम कॉलेज, सॉरी, स्लाइड, स्लाइड का मतलब क्या है कि हम सेम कॉलेज में स्लाइड करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं यूपी से हूं और मेरे को एनआईटी इलाहाबाद में प्रोडक्शन मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि भैया मेरे को एक ही कॉलेज चाहिए, एनआईटी इलाहाबाद, उसके अलावा मैं किसी कॉलेज में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कंप्यूटर साइंस ही क्यों ना मिल जाए, एक ही कॉलेज लेना है, वो है एनआईटी इलाहाबाद। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, फ्रीज फ्लोट छोड़ के मैं स्लाइड डालूंगा। स्लाइड में जब डालूंगा तो मेरे को इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ मैं अगले राउंड में वेट करूंगा कि कहीं इसके ऊपर का कुछ मिल जाता है क्या, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर में से कुछ मिल रहा है क्या, क्योंकि स्लाइड का मतलब है कि आपको सेम कॉलेज में ही स्लाइड किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई और चॉइस अब अलॉट नहीं की जाएगी, सेम कॉलेज की ही चॉइसेस अलॉट की जाएंगी, ऊपर वाली जो आप चॉइस में ऊपर की डाल रखे होंगे। तो ये तो रह गए उन फैमिली में जहां आप सीट एक्सेप्ट करते हो। दूसरा, सीट रिजेक्ट करने वाले ऑप्शन क्या है, दो हैं। कौन कौन से हैं भैया, विलिंगनेस सबमिशन पे जाओ, ए सरेंडर और विड्रॉल। सरेंडर का मतलब है कि मैं काउंसलिंग में बना रहना चाह रहा हूं लेकिन मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, और मैं इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस भी नहीं देना चाह रहा हूं। जैसे मान लो मेरे को जो कॉलेज मिला है मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर की चॉइसेस देखना चाह रहा हूं, जो मिला है इसके ऊपर की, अब इसके नीचे तो कर्सर जाएगा ही नहीं, जो मिला है मैं इसके ऊपर की चॉइसेस देखना चाह रहा हूं कि क्या राउंड 2 राउंड 3 में मेरे को मिल पा रहा है, लेकिन मैं ये चॉइस नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं ये सीट लेना नहीं चाह रहा हूं, मैं इस सीट को रिजेक्ट कर रहा हूं। तो उस केस में आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सरेंडर पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, दैट्स इट। बात बरोबर समझ में आई क्या? लेकिन सरेंडर जब हम चूज करते हैं तो हम सीट को सरेंडर कर देते हैं और हम काउंसलिंग में बने रहते हैं, मतलब आगे सब्सिक्वेंट राउंड में हमें बैठने का मौका मिलता है। लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार, जो मेरे को सीट मिली है ये भी नहीं लेना है, काउंसलिंग में भी नहीं बैठना है, मेरे पैसे वापस कर दो, तो उस केस में विड्रॉल का ऑप्शन मारना है और काउंसलिंग से ही बाहर अगर आप निकलना चाह रहे हो, आप काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई बस ऐसा हो कि मेरे पैसे वापस कर दो, हमको सीट नहीं चाहिए, हम काउंसलिंग में नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो उस केस में विड्रॉल मारने हैं। अब देखो ध्यान से, कितना पैसा कब कटेगा ये पहले मैं बता देता हूं। देखो राउंड 3 के बाद तो पैसा वापस होते नहीं है, रिफंड रूल, नो रिफंड रूल फ्रॉम सी से। अब कब पैसा क्या मिलेगा, तो देखो अगर आपको आप अगर काउंसलिंग में बैठ गए तो जो नॉन रिफंडेबल 5,000 था वो तो कटना ही कटना है, वो कोई नहीं रोक सकता, चाहे सीट मिले या ना मिले। सीट नहीं मिलेगा तो 5,000 काट के बाकी पैसे वापस आ जाएंगे। अगर सीट मिल गया और आप विड्रॉल मारोगे, अगर सीट मिल गया और आप विड्रॉल मारोगे तो 2,000 एक्स्ट्रा और कटेंगे विड्रॉल से, विड्रॉल चार्ज एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 7,000 कटेंगे। ये नियम है इनके जो आपको समझने हैं। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, तो इंपॉर्टेंट है भाई, 12th अपने को अपलोड करना है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पूछेगा तो हम वहां पे भी 12th चिपकाएंगे, तीसरा 10th पूछेगा हम 10 चिपकाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अगर जेईई मेन का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड पूछे तो अलग बात है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पूछेगा वो कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछेगा, अगर कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो, और अगर कोई किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको सब कैटेगरी भी देना पड़ेगा। तो कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद से सारा कार्यक्रम कब तक कर लेना है, ये देखिए 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक आपको पैसे भी जमा करवा देने हैं अगर आप फ्रीज फ्लोट साइड में से कोई एक चूज कर रहे हो तो, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट भी सारे अपलोड कर देने हैं 12 से पहले, और 13 तक आपको डेली 9 तारीख से लेके ये सारा कार्यक्रम करने के बाद से 9 से लेके 13 तक डेली दवाई की तरह सुबह और शाम आपको मिनिमम पोर्टल खोल के देखते रहना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि 13 तारीख लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर अगर कोई क्वेरी रेज करता है तो उसको रिजॉल्व कराने का 13 लास्ट डेट है। तो कभी भी आपके अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ डिस्पैरेंसी पाई जाती है, तो क्वेरी रेज हो सकती है और उसको रिजॉल्व कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप रिजॉल्व नहीं करा पाए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना है, ध्यान रखिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, कई बार मेडिकल सर्टिफिकेट में ही क्या हो जाती है, क्वेरी रेज हो जाती है और ये बच्चों के गले का फंदा बन जाता है, मैं कई बार देखा हूं। तो आपको सारा कुछ क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से पहले से करवा के रखना है। नहीं है कोई बात नहीं, आप कल संडे है, परसों है, परसों पहुंच जाओ किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से जिसका सिल मोहर हो, साइन वाइन करवा के बनवा के ला के अपलोड कर देना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपलोड कर देना, नहीं अपलोड करोगे तो आपके लिए लंगल लग जाएगा, है ना। और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो रिजॉल्व करवाना है, तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना है।
और जितने भी अपने प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, देखो क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं करना है, उसके लिए सुबह मैं मीटिंग रखने वाला हूँ, आप मीटिंग में आओ। और भी बहुत सारी चीजें सुन के भी, और क्वेरी आप मुझसे भी पूछो, समझने को मतलब सुनने समझने का आपको धमाकेदार मौका मिलेगा। तो आप कल के मीटिंग में आना, कल मॉर्निंग में अपन लोग मीटिंग लगाने वाले हैं ना, जो लोग सीसे में बैठे थे स्पेशली उनके लिए। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसके बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस पे करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस नहीं पे करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, और आप काउंसलिंग से भी बाहर निकाल दिए जाओगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो 35,000 आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस लगने वाला है। घबराओ मत, ये पैसा बाद में कॉलेज को ट्रांसफर हो जाता है, ये आपके फीस में एडजस्ट हो जाता है। और भी इंपॉर्टेंट, अगर SC ST या PWD हो तो 16,000 लगने वाला है। अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो भी नहीं घबराना है भाई, अभी अपन लोग कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो लेके आएंगे सुबह, अब बैठ के अपन लोग एनालाइज करेंगे, अच्छे ढंग से एनालाइज करेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको क्या कर सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, पहले इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करना है, जो कि पेमेंट इसका पेमेंट जो है मैंडेटरी है, अगर आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड में से कुछ भी चूज कर रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं रिफंड में। तो देखो इनका सीसे वालों का एकदम सिंपल रिफंड है। रिफंड का रूल है कि रिफंड का रूल ये है कि आपका 5,000 चार्ज जो नॉन रिफंडेबल था वो तो मिलेगा नहीं, 5,000 कटेगा। अब अगर आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी राउंड में एक बार सीट अलॉट हो जाती है तो चाहे आप उसे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, अगर अगर आप विड्रॉल मार के यहां से भागोगे तो 2,000 आपका एडिशनल डिडक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब टोटल विड्रॉल मार के जाओगे तो टोटल 7,000 लगेंगे। विड्रॉल नहीं मारते हो तो पूरा का पूरा 5,000 काट के पूरा का पूरा पैसा इंस्टीट्यूट को भेज दिया जाएगा आपके फीस के तौर पर। दूसरा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राउंड 3 के बाद सीसैब के पास कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, कोई विड्रॉल पॉलिसी नहीं है। राउंड 2 तक आपके पास सारे ऑप्शन दिखेंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉल। लेकिन राउंड 3 के बाद आपके पास विड्रॉल का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अगर फिर भी आपको विड्रॉल लेना हो तो आपको सीसैब से तो ये नहीं लेने का मौका मिलेगा, लेकिन जो भी कॉलेज आपको लास्ट में अलॉट होगा राउंड 3 में, उस कॉलेज से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके रिफंड रूल को पढ़ लेना। और अगर यूआईसी मतलब अगर वो एआईसीटी को मानते हो या यूजीसी के हिसाब से रिफंड करते हो तो आप उनसे बात करके रिफंड क्लेम कर सकते हो। बहुत सारे केस में रिफंड नहीं मिलता है, बहुत सारे केस में पॉसिबल भी होता है, मिल भी जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी पहुंच कहां तक है ना, रूल के मुताबिक और उनके रिफंड रूल बुक पर या उनके रिफंड पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की रिफंड पॉलिसी क्या है। तो ये टोटल रिफंड पॉलिसी जो अभी अपने को करना है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो ना तो पहले सेमेस्टर में आपको सी प्रोग्रामिंग सीखना मस्ट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबको ये लोग प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजों का करिकुलम है। तो हम लोगों ने एक सी प्रोग्रामिंग का बैच लॉन्च किया जहां पर लाइव पढ़ाया जाता है, एक नहीं दो टीचर, एक टीचर आके आपकी थियरी क्लास लेता है और दूसरा टीचर आपसे प्रैक्टिस कराता है और आपके डाउट सेशन लेता है। इसमें क्या है कि बच्चा डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट करता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज को टीचर से क्या करता है, बच्चा पूछता है और उसकी प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व होती जाती है। मतलब जिस बच्चे को प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है वो भी कोड बनाना सीख जाता है, कोड रन करना सीख जाता है और उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और यही जब बच्चा कॉलेज में जाता है और टीचर प्रोग्रामिंग पढ़ाना शुरू करता है तो एक कुल डूड बनना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे चीजें पहले से आ रही होती हैं और इसका अपने आप ऑटोमेटिक कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर डायरेक्ट पढ़ाना मतलब एक टफ डिफिकल्ट चीज डायरेक्ट पढ़ाना जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत सारे बच्चे पहली बार सीख रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। कई सारे बच्चों का जब कोड रन नहीं होता है या फिर एक सेटअप नहीं बन पाता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब डीमोटिवेशन की वजह से चीज मतलब एक होता है ना कोडिंग फोबिया, वो चीज मतलब एक कोडिंग फोबिया उनके अंदर आ जाता है और उनको लगता है नहीं यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो यार प्रोग्रामिंग से अच्छा मैं मैथ्स में हूं, मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं। जबकि बच्चे को भी पता है कि आने वाली दुनिया प्रोग्रामिंग की है, हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो एक छोटी सी मतलब एक छोटी सी गैप के चक्कर में बच्चे को जो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता था नहीं बन पाता है। और कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सीनियर्स को ये चीज रियलाइज हुई होगी, हम लोग को भी रियलाइज हुआ और हम लोगों ने कॉलेज में जाने से पहले ही बच्चों को
ट्रेन करना शुरू किया। और इसका इंपैक्ट ये है कि आज के टाइम में जितने भी बच्चे एटलीस्ट जो हमारी क्लास अटेंड करते हैं, सारे के सारे बच्चों को कोडिंग से प्रेम हो जाता है। फाइनल तक निकलते निकलते उनका जो कोडिंग फोबिया वाली चीज है ना, वो खत्म हो जाती है। और जब बच्चा वही हमारे यहाँ से पढ़ के, क्योंकि ऑनलाइन है और कितने में है, तो यार वैसे तो ये बहुत महंगा कोर्स है, 2499 का कोर्स है, लेकिन आज रक्षाबंधन है और तुमने पूरे साल मेरे को भैया बोला है, तो भैया की तरफ से गिफ्ट तो बनता ही है। मैंने आज के लिए 799 रुपए अपने कोर्स को 799 रुपए का कर दिया है। तुम जाके कूपन कोड लगा लेना, STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट से भी ये चीज तुम देख सकते हो। तो जब तुम यहां से निकलोगे ना, तो तुम्हारे लिए चीजें बड़ा आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर तो हमने प्राइस भी रखा है कि जो हमारे कोर्स में टॉप करेगा, जो टेस्ट में टॉप कर रहा है ना, जिसके सबसे मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, उसको हम क्या देने वाले हैं, नोटपैड देने वाले हैं, है ना, टैबलेट देने वाले हैं। सेकंड टॉपर को डिजिटल वॉच दे दो, तीसरे टॉपर को मतलब वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड दे दो, और उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ को भी हम लोगों ने मिस्ट्री बॉक्स देने की सोची है। तो ज्वाइन करो, थोड़ा फाइट करो, अपने अंदर लेके आओ एनर्जी, क्योंकि अभी तो टाइम है ना कॉलेज में जाने का। तो कॉलेज में जाने से पहले कुछ सीख के जाओ, बड़ा जरूरी है ना। बाकी तुम लोग के कट ऑफ पर एक अलग से डिटेल वीडियो आ जाएगी, तो इसके अलावा अगर कुछ और मिस कर दिया हो तो बता देना। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब फिजिकल रिपोर्टिंग पर एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलो बार फिर चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।